आज देखिए पक्षी को ड्राइव करना कैसे सिखा सकते हैं। हवा में चक्कर काटते आदमी के पीछे छिपी इंजीनियरिंग और एक जेट पावर्ड बाइसिकल, ये सब और बहुत कुछ समझाया जाएगा। यू हैव बीन वॉर्न्ड पर। दुनिया भर में इंटरनेट पर अपने आप को वैज्ञानिक कहने वाले इन लोगों ने तहलका मचा रखा है। इंटरनेट के ये हीरो बड़े अजीबोगरीब प्रयोग करते हैं, नई नई खोज करते हैं और विज्ञान से जुड़ी हैरत अंगेज चीजें बनाते हैं। हमने भी विज्ञान के कुछ आला दिमागों की एक टीम बनाई है जो ये विश्लेषण करेंगे कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं और फिर वो उनमें से चुनेंगे सबसे बड़े खिलाड़ी को। ये है तो विज्ञान ही, मगर वैसा नहीं जिसे हम जानते हैं। अब आप बाद में ये मत कहिएगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो यू हैव बीन वॉर्न्ड। इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं मदर्स ऑफ इन्वेंशन, उन सन की इंटरनेट इंजीनियरों को जिन्होंने साबित किया है कि हमेशा जरूरत पड़ने पर ही किसी चीज का आविष्कार नहीं किया जाता। मदर ऑफ इन्वेंशन बनने के लिए आपके इंजीनियरिंग में होनी चाहिए क्रिएटिविटी, अजीबोगरीब और बेहतरीन। मुझे ऐसी क्लिप की तलाश है जिसमें जाहिर होगी होशियारी, इंजीनियरिंग और थोड़ी बहुत ईगो भी। तो चलिए देखते हैं कि मदर ऑफ इन्वेंशन होने के लिए कैसा होना जरूरी है। चलिए सबसे पहले 20वें नंबर के इनोवेशन को देखते हैं। मिलिए रिची ट्रिम्बल से। इन्हें ऊंची बाइक बनाना पसंद है, पर ये इनकी ऊंची बाइक नहीं है। रिची की ऊंची बाइक तो ये है। जमीन से सीट तक जिसकी लंबाई है अविश्वसनीय 4.5 मीटर की। रिची ने अपनी बाइक का नाम रखा है स्टूप डॉग और लॉस एंजलिस की सड़कों पर बाइक चलाते हुए इनके नजारों को मिले हैं 20 करोड़ हिट्स। ये काफी डरावना लगता है। आप ऊपर से देखें तो पता चलता है कि वो जमीन से कितने ऊपर हैं और अगर आप गिर गए तो क्या होगा। संभल कर, संभल कर। ये काफी खतरनाक स्टंट लगता है, इसलिए खतरा क्यों उठाना। कुछ लोग कसरत के लिए बाइक चलाना पसंद करते हैं, पर मुझे तो बहुत लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना पसंद है। मुझे नॉर्मल बाइक चलाना पसंद नहीं है, मुझे किसी दानव की सवारी करना पसंद है। इन नजारों ने हमारे एक्सपर्ट के चेहरे पर मुस्कान तो ला दी, पर रिची इस चीज को संतुलित कैसे करते हैं। ये किसी नॉर्मल साइकिल को चलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है और उसकी वजह है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इतना ऊपर होना। वो आम साइकिल से 4 गुना ऊंचा है। किसी आम साइकिल पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जमीन के बीच की दूरी काफी कम होती है और उसकी ट्यूनिंग फोर्स ताकत और दूरी का मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर दूरी कम होगी तो किसी को धक्का देने के लिए ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। स्टूपिड टॉल के साथ मुश्किल ये है कि दूरी इतनी ज्यादा है कि टर्निंग मोशन के लिए बहुत ही कम बल की जरूरत होती है और इसी वजह से ये साइकिल बहुत अनस्टेबल होती है। रास्ते से हट जाइए। इसे चलाने के लिए सेंस ऑफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक भी गलती हुई तो आप संभल नहीं पाएंगे। एक बार आप एक दिशा में गिरना शुरू हो गए और क्रिटिकल पॉइंट पहुंचने से पहले आप संभल नहीं पाए तो आप नीचे गिर ही जाएंगे। तो मास्टर ऑफ बैलेंस होने के लिए और सबसे ऊंची बाइक बनाने के लिए रिची हम आपको सलाम करते हैं। अभी हम पोलैंड में हैं और मैंने लोगों की कार की चाबियां खोते हुए सुना है, लेकिन कभी आधी कार खोते हुए नहीं सुना। रिवर्स पार्क करके वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अपने गाड़ी के पीछे का हिस्सा बस काट डाला है। पर ये कोई दुर्घटना नहीं थी। आविष्कारक जेकब गोल्स्की ने ऐसा जानबूझकर किया है। तो क्या कार के पीछे का हिस्सा जरूरी नहीं होता? इनमें उन्होंने बहुत होशियारी से काम किया है। सबसे पहले उन्होंने चुनी है एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार, जिसका मतलब इंजन आगे की तरफ है और थोड़ा बहुत ड्राइव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप बस आगे पेट्रोल का छोटा सा कैन लगा दो और उसे पाइप से जोड़ दो। उनकी जरूरत की सारी चीजें आगे ही हैं, पर वो ये ऊपर नीचे वाला कारनामा कैसे कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास पूरे कार पर फैले हुए वजन का जोड़ होता है। क्योंकि कार का पिछला हिस्सा नहीं है, उसका सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ खिसक गया है, इसलिए वो टिपिंग पॉइंट के बहुत करीब आ गया है, जिससे वो आसानी से कार को ऊपर नीचे कर रहे हैं। ड्राइव करते वक्त कार का मोमेंटम बढ़ रहा है और जैसे ही वो एकदम से आगे के ब्रेक्स लगाते हैं, पहिए रुक जाते हैं, पर कार आगे बढ़ते रहना चाहती है, जिसकी वजह से वो घूम जाती है। और उस पल वो गियर को रिवर्स में डाल देते हैं और उनके पीछे का हिस्सा हवा में रहता है और तब कार हवा में पीछे की तरफ जाने लगती है। बहुत बढ़िया जेकब, पर कोई इनसे लिफ्ट मत मांगना। मदर ऑफ इन्वेंशन की लिस्ट में स्थान बनाने के लिए आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, जैसा कि क्रेग बेकर ने अपने बेटे के साथ छुट्टियां बिताते हुए साबित किया है।
सच में मैंने आज तक स्विमिंग कैप पहनने का इससे बेहतर तरीका नहीं देखा है। यकीन नहीं होता कि वो टोपी को बिल्कुल ठीक निशाने पर मारते हैं। पर क्रेग ये स्प्लैश लैंडिंग इतने बढ़िया अंदाज से कैसे कर लेते हैं? अगर सोचा जाए तो जब भी किसी को स्विम कैप पहननी होती है तो सबसे पहले आपको उसे स्ट्रेच करना होता है। स्विम कैप को पानी से भरने का फायदा ये है कि पानी काफी भारी होता है और जैसा आप चाहते हैं वो कैप को वैसे ही फैला देता है। पानी से भरी स्विम कैप गिरते वक्त अपनी शेप मेंटेन करती है और स्विम कैप में एक कर्व होता है और बच्चे के सिर पर भी एक कर्व होता है और जहां दोनों मिलते हैं वहां स्विम कैप पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। पानी साइड में डिस्प्लेस हो जाता है और जिन हिस्सों से पानी निकल रहा होता है वो हिस्से कैप को और ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं। बीच के हिस्से में जहां से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है वहां से कैप सिकुड़ना शुरू करती है और जब सारा पानी निकल जाता है तब कैप अच्छी तरह सिर पे फिट हो जाती है। मैं इस क्लिप को देखकर हैरान रह गई थी। मुझे समझ में नहीं आई पर बहुत अच्छी थी। डिएटो मिनाबी और अल्वाडो कैसिनाली द्वारा बनाए गए शोर शराबे से भरे इस लेजर ने 10 लाख लोगों को हैरान परेशान किया है। आखिर ये हो क्या रहा है? इस सिस्टम के 4 हिस्से हैं। सबसे पहले है लेजर, फिर है एक डिटेक्टर, एक कंप्यूटर और फिर एक सतह जिसे हम देख रहे हैं। पन्ने को स्कैन करते वक्त फोटो डिटेक्टर ये बता सकता है कि लेजर हल्के से गहरे रंग पर कब जाता है। लेजर बीम के गहरे इलाके में जाने पर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और फोटो डिटेक्टर का फीडबैक सर्किट उसे पहचान लेता है और फिर वो बीम प्री प्रोग्राम मैकेनिज्म के मुताबिक मूव होती है। आप कंप्यूटर को गहरी लाइन का पीछा करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका मतलब बीम को सबसे कम रिफ्लेक्शन वाला इलाका ढूंढकर उस पर ही रहना होगा या सफेद पन्ने पर कूदना होगा। अगर बीच में आपका हाथ आ जाता है या पन्ने का किनारा बीच में आ जाता है तो वो कॉन्ट्रास्ट में फर्क को पहचान लेगा और फिर उसी तरह बर्ताव करेगा। इससे लेजर की हलचल के बारे में समझ में आ जाता है, पर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? हम जानते हैं कि लेजर एक एल्गोरिदम और डिटेक्टर के मुताबिक चलती है। अब हम यही जानकारी लेकर उससे अलग अलग तरह के संगीत बजवा सकते हैं। अगर लेजर किसी चीज से टकराकर उछल रही है तो टिंग ये आवाज करेगी। अगर वो सिर्फ चल रही है तो विंग। तो लेजर अपनी हलचल के मुताबिक अलग अलग आवाजें करती है। नंबर 16 पर हम जॉर्जिया यूएसए के एक फार्म पर जा रहे हैं। वेस्टर्न समर के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उनका 900 किलो का महा टायर अपने रिम से निकल गया है, पर वेस्टर्न के पास उसे फिर से पहनाने का एकदम ही नया तरीका है। रेडी? Oh my अरे God! बाप रे! आमतौर पर विस्फोट होना अच्छा नहीं होता। यहाँ पहिया फूटा और वो ठीक यही करना चाहते थे। उन्होंने टायर को रिम पर चढ़ा दिया। याद रखिए, लपटें गर्म होती हैं, इसलिए इसे घर पर ट्राई मत कीजिएगा। पर इस बड़े से विस्फोट से वेस्टर्न का पहिया ठीक कैसे हो जाता है? वेस्टर्न पहिए के रिम और असली टायर के बीच की जगह को स्टार्टिंग फ्यूल से भर रहे हैं। तो ये इतना ही है, कुछ बहुत ही तेजी से जलने वाली गैसों का मिश्रण। जैसे ही स्टार्टिंग फ्यूल जलना शुरू होता है वो पहिए के अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स को गर्मी देता है। वो ज्यादा एनर्जी के साथ तेज रफ्तार से भागना शुरू कर देते हैं और पहिए के किनारे को बाहर धकेलते हैं। और गैस के इसी फैलाव की वजह से पहिया पॉप आउट हो जाता है और रिम पर बैठ जाता है, जिससे वो पहिए को फिर से अटैच कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि पहिया फुला दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। और फिर एयर मॉलिक्यूल्स भी ठंडे हो जाते हैं और टायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट आता है। तो इस वक्त आपको जल्दी से पहिए में हवा भर देनी चाहिए ताकि वो फिर से पहले जैसा ना हो जाए। इस तरह बचाया जाता है टायर। 2000 पाउंड। मिलिए आर्टिस्ट लोरेंजो मज्जोरी से, जो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मक्खी को सबक सिखाने की फिराक में है। मुझे भी वो हथियार चाहिए। देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उन पर गोलियों की बौछार हो रही है। लोरेंजो ने पारंपरिक मक्खी मार को रिजेक्ट करके इसकी खोज की है। यह है नमक शूट करने वाली बग असॉल्ट राइफल। हम लोरेंजो से सांता मोनिका के उनके स्टूडियो में मिलने गए, उनसे ये पूछने कि आखिर उन्हें मक्खियों से इतनी नफरत क्यों है। क्योंकि आज तक उससे गंदा जीव नहीं हुआ। वो गंदी से गंदी चीजों पर बैठती हैं और फिर आकर आपके खाने पर बैठ जाती हैं। उनके बारे में कुछ ऐसा है कि मुझे उन्हें देखते ही उनसे नफरत होने लगती है। मैं उन्हें उनकी औकात बताना चाहता हूँ।
तो लोरेंजो के पास अपना खास मकसद है, पर उसके लिए उन्हें बग असॉल्ट की जरूरत क्यों है? आप ऐसे ही जाकर किसी मक्खी को मार नहीं सकते क्योंकि वो बहुत तेज होती हैं। मक्खी के पंख एक सेकंड में 100 या 300 बार फड़फड़ाते हैं और मक्खी हर सेकंड में 2 से 6 फुट तक का सफर कर सकती है। वो कलाबाज भी होती हैं। वो हमेशा आगे की तरफ नहीं उड़ती। उनके पास ताकतवर मांसपेशियां होती हैं जिससे वो अपने पंखों को काबू करती हैं ताकि वो एक तरफ या उल्टी तरफ या किसी भी दिशा में उड़ सके। तो वो तेज होती हैं, पर यहाँ कुछ और भी चल रहा है। मक्खियों के पास कंपाउंड आंखें होती हैं जो विशाल और उभरी हुई होती हैं और वो उनके सर के बिल्कुल ऊपर की तरफ होती हैं। तो इससे मक्खी को 360 डिग्री विजन मिलता है। हर कंपाउंड आंख हजारों पहलुओं की बनी होती है और हर पहलू का अपना लेंस होता है। तो इससे मक्खी को हर नजारे का हाई रेजोल्यूशन मिलता है। उसकी आंख हिलती हुई चीजों को बहुत आसानी से देख लेती है, तो उसकी आंख का हर लेंस अपनी तरफ आती किसी भी चीज को आसानी से देख सकता है। वो एक तरह का फ्लिकर इफेक्ट होता है। इसका मतलब मक्खी विकसित है। ये तो थी थ्योरी, पर नमक के बारे में ऐसा क्या है जिससे लोरेंजो के लिए मक्खी मारना इतना आसान हो गया है? शानदार आइडिया है क्योंकि हम बहुत दूर से मक्खी को ऐसी चीज से मार सकते हैं जो बहुत तेज है और वो बिखरे हुए अंदाज में निकलता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मक्खी नमक को देखकर उड़ भी गई, क्योंकि नमक का कोई और कण उसे मार देगा। इसका मतलब नमक की बौछारें उसकी जान ले लेंगी। मैं जानता हूँ कि मक्खियों की बहुत सारी आंखें होती हैं, पर वो इससे नहीं बच पाएंगी। You have been warned, पर हम आसमान में अजीबोगरीब चीजों को उड़ते हुए देखकर ताली बजाते हैं। बोस पोलैंड के एडम रिक्लेविच के दिमाग में इस चीज को डिजाइन करते वक्त भी यही बात होगी, क्योंकि तैयार हो जाइए। जी हाँ, यह हवा में चक्कर लगाता है। इस चीज में कोई चालबाजी नहीं, कोई चमक दमक नहीं, कोई जिंग नहीं। ये एक ट्रॉली है जो हवा में चक्कर लगाती है और यही बहुत कूल बात है। 5 लाख से ज्यादा लोग इस क्लिप को एंजॉय कर चुके हैं और इस बात पर गौर कर चुके हैं कि एडम का प्लेटफॉर्म हवा में चक्कर कैसे लगाता है। एडम एक विशाल मोटर पर बैठे हुए हैं जो एक प्रोपेलर को घुमा रही है जिसका मुंह नीचे की तरफ है। प्रोपेलर का काम होता है बहुत सारी हवा को मूव करना। वो बहुत सारी हवा को लेकर उसे एक दिशा में भेजकर वो पूरे प्रोपेलर सिस्टम को दूसरे की तरफ धकेलता है। इस डिजाइन की सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने 2 अलग अलग दिशाओं में घूमते 2 अलग अलग ब्लेड लगाए हैं। ऐसा इसलिए किया है ताकि वो एक दूसरे को संतुलित कर पाएं। इसका मतलब अगर ब्लेड बहुत तेजी से घूम रहे हो तो भी उसके कंपन से पूरी चीज के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। तो 2 ब्लेड एक दूसरे का विरोध करते हैं, पर इसकी दूसरी कमियां क्या है? इंजीनियरिंग के नजरिए से प्लेटफॉर्म के नीचे फैन लगाना सबसे स्टेबल डिजाइन नहीं है। अगर आप ज्यादातर हेलीकॉप्टरों की तरफ देखें तो उनके प्रोपेलर उनके ऊपरी हिस्से में होते हैं और व्हीकल का वजन नीचे की तरफ लटकता रहता है, जो बहुत ही स्टेबल अरेंजमेंट होता है। वो किसी पेंडुलम की तरह होता है। अगर आप उसे हिलाएं तो वो पहली पोजीशन में लौट आता है। एडम ने नीचे सपोर्ट लगाया और सारा वजन ऊपर संतुलित किया है, जो काफी अनस्टेबल है। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने अपना खुद का हॉवर प्लेटफॉर्म बनाया है। अगर आपने भी हॉवर से संबंधित कोई चीज बनाई है तो आपको इनकी कोशिश की कद्र करनी ही पड़ेगी। बहुत बढ़िया पोलैंड, बहुत बढ़िया। सब जानते हैं कि दिन के वक्त बिच्छुओं को ढूंढना आसान होता है। वो रहा एक और, पर उन्हें अंधेरे में कैसे ढूंढा जाए, उसके लिए आप बुलाते हैं स्कॉर्पियन हंटर को। स्कॉर्पियन हंटर के इस एपिसोड में हम बिच्छुओं का शिकार करेंगे। एरिज़ोना की एंजल क्लफ ने अपने घर के पिछवाड़े में बिच्छुओं को ढूंढने का एक बिल्कुल ही नया तरीका खोज निकाला है। स्कॉर्पियन हंटर का हमला। और नहीं, वो अपने नकली ब्रिटिश एक्सेंट से उन्हें नहीं मारती। चमकता हुआ बिच्छू। ये सब होता है उनकी खास रोशनी की वजह से। हमारी स्कॉर्पियन हंटर अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल कर रही है। नॉर्मल लाइट के मुकाबले यूवी लाइट में ज्यादा एनर्जी और कम वेवलेंथ होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इस बिच्छू के क्यूटिकल के अंदर एक केमिकल होता है जो यूवी लैम्प से ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और फिर वो उसी रोशनी को कम एनर्जी और लंबी वेवलेंथ की रोशनी की तरह छोड़ता है, जिसे हम देख पाते हैं क्योंकि वो हमारे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में शामिल होती है। पर वो बिच्छू स्कॉर्पियन हंटर और उसकी यूवी एमिटिंग रॉड की दया पर क्यों है? चमकता हुआ बिच्छू, आम बिच्छू, चमकता हुआ बिच्छू।
हम ये तो नहीं जानते कि बिच्छू इस तरह चमकते क्यों हैं। कुछ ऐसे सबूत हैं कि इसकी वजह शिकार को ललचाना है। हो सकता है कि ये किसी जेनेटिक बदलाव का बाई प्रोडक्ट है, और चूंकि ये हानिकारक नहीं है तो ये खासियत अभी तक टिकी हुई है। इस तरह हमारी स्कॉर्पियन हंटर की कहानी खत्म होती है। स्कॉर्पियन हंटर का हमला। जब पीटर मा फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस स्टेशन गए, उन्होंने धधकती भट्टी में एक बहुत ही बढ़िया आविष्कार देखा और उन्होंने उसकी फिल्म उतारी। ये घंटों से यहाँ 1200 डिग्री सेल्सियस पर है और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज्यादा गर्म है। एक मिनट, ये 1200 डिग्री सेल्सियस पर है, इसे छूना मत। ओह, ये ठीक है। तो ये मैजिक क्यूब क्या है? ये स्पेस शटल की थर्मल टाइल है। स्पेस शटल वातावरण में प्रवेश करती है और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और वो गर्मी शटल में ट्रांसफर न हो इसलिए उस पर थर्मल टाइल्स की लेयर बना दी जाती है। वो बहुत गर्म हो जाती है पर गर्मी को ट्रांसफर नहीं करती। तो ये टाइलें वातावरण में प्रवेश करते वक्त इतनी ज्यादा गर्मी कैसे सहन कर पाती हैं? वो इसलिए कि टाइल्स क्यूब के अंदर गर्मी को कैद कर लेती है, और उसकी भी दो वजह हैं। सबसे पहले ये कि वो प्योर सिलिका फाइबर की बनी होती है, और ये फाइबर्स अच्छे थर्मल कंडक्टर नहीं होते। इतना ही नहीं, वो बहुत पतले होते हैं, और अगर उन्हें थर्मली कंडक्ट करवाना है तो आपको उन्हें छूना होगा। दूसरी वजह है कि इस क्यूब के वॉल्यूम में 94% हवा है। हवा, यहाँ तक कि कोई भी गैस, गर्मी की पुअर कंडक्टर होती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हीट कंडक्शन पार्टिकल्स के आसपास में टकराने पर निर्भर करता है। किसी गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं तो उनका आपस में टकरा कर एक दूसरे पर असर डालने का मौका कम होता है। पर ये तो लाल हो गई है, ये उसे उठा कैसे रहे हैं? आप क्यूब की तरफ देखिए और आप गौर करेंगे कि उसके किनारे उसकी सतह से ज्यादा गहरे हैं, और इससे पता चलता है कि किस जगह ज्यादा तापमान है और किस जगह कम। बाहरी किनारों पर क्यूब से दूर कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। इस बीच क्यूब के अंदर का हिस्सा कंडक्टिव ट्रांसफर पर निर्भर करता है, जो बहुत धीमा होता है, और इसलिए इसके किनारे इतने ठंडे होते हैं कि उसे हाथ से उठाया जा सके। और हमें मिला है गर्मा गर्म वीडियो। ये है ब्रैंडन, जो अभी साबित करने वाले हैं कि माइंड ओवर मैटर सिर्फ कहने की बात नहीं होती। उन चीजों को देखना अच्छा लगता है जो आपके दिमाग से खेलती हैं। ये हाईटेक इन्वेंशन एक ऑक्यूलस रिफ्ट नाम का वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है, और वो ब्रैंडन को यकीन दिलवाने वाला है कि वो अपने लिविंग रूम में रोलर कोस्टर की सवारी कर रहे हैं। ब्रैंडन इस वक्त एक रोलर कोस्टर राइड देख रहे हैं, और ऑक्यूलर रिफ्ट से जो छवियां उन्हें दिख रही हैं, वो इतनी असली हैं कि उनका शरीर भी उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है। पर ब्रैंडन की भ्रम की दुनिया इतनी असली कैसे लग रही है? ये उनके विजन के उन पहलुओं के साथ हेर फेर कर रहा है जो आम चश्मे नहीं करते। इंसानों का स्टेरियोस्कोपिक बाइनोक्यूलर विजन होता है। इसका मतलब कि चूंकि हमारी दो आंखें अलग अलग हैं, हर आंख एक ही नजारा देख रही होती है, पर थोड़े अलग नजरिए से। ऑक्यूलस रिफ्ट से वो नजारे दिखते हैं जो एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, और आपका ब्रेन उन्हें साथ मिलाता है और बनाता है एक 3D इमेज, जैसा वो असली जिंदगी में करता है। उनका शरीर उनसे कुछ और कह रहा है और आंखें कुछ और इसलिए वो इतने डिसोरिएंटेड हो रहे हैं। वो गिर रहे हैं और वो सीधे नहीं खड़े रह पा रहे। तो इस अनोखे आविष्कार को पहनकर ब्रैंडन के लिए सीधा खड़ा रहना काफी मुश्किल ही हो गया। अरे अब तक हमारे वैज्ञानिक सारे अनोखे आविष्कारों को देखकर हैरान हुए हैं, पर जैसे हम टॉप 10 में दाखिल हो रहे हैं, हमें पता लगा कि मदर ऑफ इन्वेंशन होना मतलब कोई नई चीज बनाना नहीं है। इसे घर पर ट्राई मत कीजिएगा। हम एक गैरेज में बर्बादी के मदर ऑफ इन्वेंशन मैकेनिक माइक स्टैनिक के साथ हैं। स्पार्क प्लग, हैमर, वाइस, स्पार्क प्लग, हैमर, स्पार्क प्लग तोड़िए, सिरेमिक लीजिए, उसे ग्लास पर फेंकिए। हमने तो सोचा भी नहीं था। खिड़की चूर चूर हो जाती है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितनी अमेजिंग बात है कि ये कितनी आसानी से खिड़की तोड़ देता है। आखिर चल क्या रहा है? साइंटिस्ट समझाइए। कार की खिड़की को चूर चूर करने के लिए जरूरी है कि इस ग्लास को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रीट किया गया है।
इसे कहते हैं टेम्पर्ड ग्लास। इसलिए होता यह है कि लंबे टुकड़ों में टूटने की जगह वो चूर चूर हो जाता है। इस ग्लास को ट्रीट करने के लिए इसे पहले बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर इसे जल्दी से ठंडा किया जाता है और इससे ग्लास की 2 परतें बन जाती हैं। आपको मिलती एक बाहरी परत जहां सब कुछ कंप्रेशन में होता है और अंदर की परत टेंशन में होती है, पर पूरा सिस्टम संतुलित है। ये साबित करने के लिए कि ग्लास कितना ताकतवर है, माइक एक पत्थर और नट से ग्लास को मार कर देखते हैं। अगर ये इतना ताकतवर है तो सिरेमिक फूट कैसे जाता है? यहाँ फर्क मारने वाली चीज के वजन और आकार का नहीं है, फर्क इससे पड़ता है कि ये चीज कितनी नुकीली है और उस पर आप कितना दबाव डाल सकते हैं। प्रेशर यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर आपके पास एरिया बहुत कम है, आपको मिलेगी बहुत ज्यादा फोर्स, और सिरेमिक के टुकड़े में एरिया बहुत कम है, तो जब ये ग्लास से टकराता है वो एक और ब्लंट ऑब्जेक्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा दबाव डालता है। ग्लास के इंटरनल फोर्सेस उसे काफी ताकतवर बनाकर रखती है, पर फिर भी वो बिल्कुल ताश के महल जैसा होता है। अगर खिड़की के एक हिस्से का टेंशन बर्बाद कर दिया जाए तो पूरा पैनल चूर चूर हो जाएगा। पर अब ये साफ कौन करेगा माइक? वैक्यूम। ज्यादातर वीडियो क्लिप में लोग चीजों को बर्बाद करते दिखाई देते हैं, वो हमेशा सफाई करते नहीं दिखते। किसी को जिम्मेदारी लेते हुए देखना कितना अच्छा लगता है। याद रखिए, टूटा हुआ ग्लास काफी खतरनाक हो सकता है। मिली अफ्रीकन ग्रे तोते पेपर से और उसके दोस्त एंड्रू ग्रे से, जो एक इंसान है। इस इंटरनेट हिट से पेपर बहुत मशहूर हो गया, जिसे देख 10 लाख लोगों ने इस गाड़ी चलाते पक्षी के बारे में ट्वीट भेजे। पेपर के पंख कुतर दिए गए थे और वो उड़ नहीं सकता था, तो एंड्रू की बनाई गाड़ी में इन्होंने आगे बढ़ना सीख लिया। ये ठीक ही है कि पक्षियों को गाड़ियां मिलनी चाहिए, हमारे पास भी तो हवाई जहाज हैं। पक्षी का गाड़ी चलाना सुनने में नामुमकिन सा लगता है, तो हम ये खुद देखने के लिए फ्लोरिडा गए। एक पक्षी को ड्राइव करते देखना कितना अजीब लगता है। ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, और जब हमने इससे ये काम करवाया तो सब हैरान रह गए। ये पागलपन है। तो क्या ये छोटा सा पक्षी इतना होशियार है कि ड्राइव कर सके? तोते का दिमाग बहुत अडेप्टेबल होता है। ये बहुत ही होशियार पक्षी होते हैं और अपने माहौल के हिसाब से अपनी समझ और सीख को अडेप्ट कर सकते हैं। इसने अलग और एक तरह का छोटा और बड़ा जैसा कॉन्सेप्ट सीख लिया है। इसने अंग्रेजी में 50 अलग अलग शब्द सीख लिए हैं। होशियारी के टेस्ट में इसने 3 साल के बच्चे को हराया है, पर मेरे बच्चे को नहीं। मेरा बच्चा ब्रिलियंट है, दूसरे लोगों के 3 साल के बच्चे को। ओके, तोते होशियार होते हैं, पर किसी पक्षी को ड्राइव करना कैसे सिखाया जाता है? पहले मैंने उसे पुरानी बग्गी पर खड़ा होना सिखाया, फिर मैंने जॉयस्टिक में फिशिंग लाइन बांधी, ये देखने के लिए कि गाड़ी चलती कैसी है, और फिर उसने जॉयस्टिक के मूवमेंट को कार के मूवमेंट के साथ जोड़ दिया। फिर उसे और जानने की इच्छा हुई, फिर उसने जॉयस्टिक को कुतरना शुरू किया और जॉयस्टिक आगे करके बग्गी आगे बढ़ने लगी। इससे पहले तो वो हैरान हुआ, पर हम उसे इनाम देते रहे और आखिर में वो आगे की दिशा में बढ़ पाया। पेपर के बारे में हैरानी वाली बात यह है कि अगर कभी गाड़ी मिट्टी में फंस जाती है तो वो ये मुश्किल अपने आप सुलझा भी लेता है। वो आगे बढ़ने के लिए गाड़ी को ठीक करना भी जानता है, तो उसके पास रटे रटाए तरीकों से ज्यादा मुश्किल हल करने की क्षमता भी है। तो पेपर जैसे तोते इतने होशियार कैसे हो गए हैं? प्राइमेट ने जिन चीजों की वजह से होशियारी विकसित की है, उन्हीं चीजों की वजह से तोतों ने भी होशियारी विकसित की है। उम्र भी लंबी होती है और वो पेचीदे सामाजिक और इकोलॉजिकल माहौल में रहते हैं। जंगल में उन्हें ये पहचानने की जरूरत होती है कि वो कहाँ हैं, उस जगह पर किस तरह का खाना हो सकता है और क्या उन्हें परभक्षियों से खतरा है। उन्हें अलग अलग पक्षियों में फर्क बताना भी आना चाहिए। उनके अंदर गहरी समझ होती है जो बहुत प्रभावशाली होती है। तो एक अनोखे आविष्कार के साथ एक रंग बिरंगे पक्षी के मेल से मिलता है एक हिट इंटरनेट क्लिप। अब ये देखिए, कितना अजीब लग रहा है। पेश है एक अनोखा पदार्थ जो किसी भी चीज पर परत चढ़ा सकता है। फ्लोरिडा के आविष्कारक मार्क शॉ के इस मशहूर वीडियो को कुछ ही महीनों में 70 लाख लोगों ने देख लिया है। कितना अनोखा पदार्थ है। आप इसे किसी भी चीज पर लगाइए और वो चीज एकदम से पानी को रिपेल करने लगती है। जादू? मुझे ऐसा नहीं लगता। साइंटिस्ट, ये कोटिंग इतनी अच्छी तरह पानी का विरोध करती है क्योंकि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी के पार्टिकल की चौड़ाई 1 मीटर का 1/100 करोड़वां हिस्सा होता है। इंसानी बाल 50,000 नैनोमीटर चौड़े होते हैं, तो ये वाले पार्टिकल इंसानी बालों के 1/50,000वें भाग होते हैं। यानी बहुत 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 ज्यादा छोटा। पर इन पार्टिकल से ऐसा होता कैसे है? जब किसी चीज को इन नैनो पार्टिकल से कोट किया जाता है तो उससे उसकी सतह उबड़ खाबड़ और पथरीली हो जाती है, जिसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। और यह बहुत जरूरी है
क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स सिलिका के बने होते हैं। कुदरती तौर पर सिलिका हाइड्रोफोबिक होता है, इसका मतलब उसे पानी के संपर्क में आना पसंद नहीं। तो जब सतह पर पानी की एक एक बूंद डाली जाती है, उसके फैलने की वजह होती है उसका बहुत सारे सिलिका के संपर्क में आना। उसका बस चले तो सतह के संपर्क में आने के बजाय वो गेंद के रूप में ही रहे। बूंद के पूरे सरफेस एरिया का 3% हिस्सा ही पदार्थ के संपर्क में आता है, और चूंकि वो उसके साथ बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करता, वो बस फिसल कर बह जाती है। तो हमारा पानी विरोधी पदार्थ और एक बड़े से सरफेस एरिया से एक अनोखा आविष्कार बनता है। पर विज्ञान के नाम पर ये चल क्या रहा है? ये वो वक्त है जब मामला विज्ञान का नहीं, खुद को संतुष्ट करने का बन जाता है। जब भी आप उस हिस्से की तरफ देखते हैं जब हरा हिस्सा बीच में होता है और उस पर एक बूंद डाली जाती है, तो वो पानी की बूंद हाइड्रोफोबिक सतह होती है और वो वहां रहना नहीं चाहती, तो वो बस जाकर बाकी के हरे पानी में मिल जाती है। वो सब जाकर किनारे पर मिल गई, क्योंकि पानी का अपना सरफेस टेंशन होता है और वो सरफेस टेंशन उसे एकजुट रखता है, और वो पानी सतह पर होने के बजाय कहीं और होना पसंद करेगा, इसलिए तो उसे फोबिक कहते हैं। तो सतह पर चिपकने के बजाय पानी खुद से चिपकना पसंद करेगा, इसलिए वो एक साथ मिल जाता है। अजीब है ना? अगर आपको कभी लगा कि आपको कुत्तों से प्यार है तो आप गलत हैं। इसे कहते हैं कुत्तों का प्यार। नहीं, इन्हें सिर्फ पपी से प्यार नहीं है, इन्होंने तो एक पूंछ भी उगा ली है। ये एक अनोखा जापानी आविष्कार है, काफी अच्छा है, पर यह किसी भी काम का नहीं है। शोटा इशिवाटारी द्वारा आविष्कार की गई ये पूंछें मीठा देखकर पूरी तेजी से हिलने लगती हैं। औरतों को मीठा बहुत पसंद है, और क्या कह सकती हूँ। क्या ये डॉगी में बदल रही हैं या मामला कुछ और है? पूंछ आपके शरीर के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पढ़ रही है, तो वो आपके दिल की धड़कनों की जांच कर रही है। आपके दिल के सेल से इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलते हैं जिससे दिल धड़कता है। आमतौर पर हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है, पर जब हम एक्साइटेड होते हैं तो वो काफी तेजी से धड़कने लगता है। तो आपका दिल जितनी तेजी से धड़केगा, आपकी पूंछ उतनी ही तेज हिलेगी। टेल का मॉनिटर कमर पर पहनना चाहता है, पर दिल वहाँ तो नहीं होता। इसका मतलब टेली को सीने पर पहनना पड़ेगा, पर पूंछ वहाँ नहीं होती। तो उन्हें मानना पड़ा कि दिल के इम्पल्स और टेली के रिलेशन के अलावा शरीर में और बहुत सारी जानकारी और शोर शराबा होता है। तो दिल की धड़कनों को पहचानने के लिए उन्हें उस शोर शराबे की आवाज को कम करना होगा। दरअसल यही इस सॉफ्टवेयर की खासियत है। मुझे नहीं लगता मैं पूंछ लगाना चाहूंगी, क्योंकि अगर कोई मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा है तो उसे भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में बता दूंगी। हमारा अगला मदर ऑफ इन्वेंशन सहारा डेजर्ट के गर्मा गर्म माहौल में है। जी हाँ, जर्मन डिजाइनर मार्कस काइजर ने बनाया है एक सोलर पावर्ड स्कल्पटिंग डिवाइस, जिससे वो रेत से कलाकृति बना सकते हैं। वो कहीं भी बिजली की सप्लाई के करीब नहीं है, और फिर भी वो सिर्फ सूरज और रेत का इस्तेमाल करके काफी हाईटेक आर्ट फॉर्म बना रहे हैं। मुझे रेत को उबलते देखने में बहुत मजा आता है। पर हमारे एक्सपर्ट सिर्फ उनके अनोखे बाउल के बारे में नहीं जानना चाहते, वो तो विज्ञान चाहते हैं। वो फ्रेंसेल लेंस नाम की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो सारी सोलर एनर्जी को एक छोटे से इलाके पर फोकस कर पाते हैं। सूरज की इंटेंसिटी 1000 वॉट प्रति वर्ग मीटर होती है, और उनका लेंस भी 1 वर्ग मीटर का है, और वो सारी एनर्जी सिक्के के बराबर इलाके पर फोकस करते हैं, जिससे वहां का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। अगर आप रेत के कणों की तरफ देखें तो उसमें तरह तरह के कण होते हैं जिनके किनारे एक दूसरे को छू रहे होते हैं, पर वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते। इसे पिघलाकर हम उनके बीच की हवा और जगह को हटा रहे हैं, और उनका आकार भी बदल रहे हैं ताकि वो एक दूसरे में बेहतर तरह से समा सकें, और इसी वजह से ग्लास तरह का पदार्थ यानी फ्यूज्ड क्वार्ट्ज बनता है। रेत का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, इसीलिए जैसे ही तरंगे वहाँ से हटती हैं, रेत उसी स्थिति में जम जाती है जैसी वो पिघलते वक्त थी। पर मार्कस अपनी रेत कलाकृति को 3 डायमेंशनल कैसे बनाते हैं? इन्होंने मशीन को एक खास तरह से चलने के लिए प्रोग्राम किया है। जब भी वो एक तरह से पैटर्न्स बना लेती है, वो उसका एक लेवल कम कर देते हैं। रेत ठंडी होती है और फिर वो थोड़ी और रेत डालते हैं और एक और परत बनाते हैं, जब तक कि वो डिजाइन न बन जाए जो उन्होंने प्रोग्राम किया था। और इस तरह वो अपनी अच्छी कलाकृतियां बना पाते हैं। अब तक इनोवेशन की हमारी लिस्ट में आप देख चुके हैं एक बहुत ही ऊंची बाइक, एक ऐसे पक्षी से मिल चुके हैं जो ड्राइव कर सकता है, और फटते हुए पहियों को देख चुके हैं। टॉप 5 में कदम रखते वक्त हमारे मदर ऑफ इन्वेंशन
हमें इस दुनिया से बाहर ले जाएंगे। हाय, मैं डेविड हूं और ये मेरी कोशिश है कि मैं एक वेदर बलून का इस्तेमाल करके एक रेडियो कंट्रोल्ड एयरप्लेन को अंतरिक्ष की सरहद तक भेज सकूं। बिग डील। इंटरनेट ऐसे वीडियो से भरा हुआ है जिसमें लोग पर्यावरण में चीजें भेजते हुए दिखाई देते हैं, पर डेविड के वीडियो को मिले हैं 70,000 हिट्स और उन्होंने हमारे टॉप 5 में जगह बनाई है क्योंकि प्लेन को ऐसे ही गिरने देने के बजाय उन्होंने रिमोट कंट्रोल से अपने प्लेन को नीचे उतारा। ये बहुत ही अनोखा है। उन्होंने अपना ग्लाइडर अंतरिक्ष में भेजा और वो तब भी उसे काबू कर पा रहे थे। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना था। प्लेन अब 33 किलोमीटर दूर है, तो डेविड ये कैसे कर पाएंगे? डेविड रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके अपने ग्लाइडर को काबू कर रहे हैं, पर अगर उनके पास एक स्टैंडर्ड रेडियो वेव एंटेना है तो उन्हें ग्लाइडर को काबू करने के लिए बहुत सारी पावर की जरूरत पड़ेगी। तो उन्हें अपने सारे रेडियो इक्विपमेंट पर सिग्नल बूस्टर्स फिट करने पड़े, पर रेंज बढ़ाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उसे डायरेक्शनल बना दिया। तो रेडियो वेव्स के सब तरफ बिखरने के बजाय वो एक टाइट बीम में फोकस्ड हो जाती है, यानी वो और ज्यादा दूर जा पाती है। लेकिन अगर आप ऑफ एक्सिस हो गए तो आपका कनेक्शन टूट जाएगा और उसके साथ प्लेन को काबू करने की क्षमता भी। तो वो अपने दोस्त के साथ कार में सवार हो जाते हैं और ग्लाइडर को छोड़ते ही उसके पीछे कार चलाते हैं ताकि उसे ट्रैक कर सकें और कांटेक्ट में रह सकें। अपने एंटीना को डायरेक्शनल बनाकर डेविड अपने ग्लाइडर को 33 किलोमीटर दूर से भी काबू कर सकते हैं। मैं प्लेन को चला रहा हूं और अपने आसपास के नजारे का मजा लेने के लिए मैं उसे जितनी चाहे उतनी दूर ले जा सकता हूं। थोड़ी बहुत ऊबड़-खाबड़ लैंडिंग के बावजूद डेविड की उड़ान हमारे एक्सपर्ट्स को बहुत पसंद आई। वो इस ग्लाइडर को काबू कर पाए और उसे नीचे उतार पाए, तो मुझे लगता है कि ये उनका एक बहुत ही कामयाब मिशन था। मिलिए चार्ल्स ग्रीनवुड से। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कोई अजीबोगरीब बैरे बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर असल में चार्ल्स एक ड्राइव के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए, ये चल दिए। वो फ्लिंटस्टोन्स और भविष्य की तकनीक का अजीबोगरीब मिश्रण था। जी हाँ, चार्ल्स ने एक ह्यूमन पावर्ड कार बनाई है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। अगर आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे होंगे, खासकर अगर आपने बैटरी पहनी हो तो। हमारे एक्सपर्ट उनसे इतने प्रभावित हुए कि हम ऑरेगन गए ये पता लगाने कि उन्होंने कंबस्टन इंजन इस्तेमाल ना करने का फैसला क्यों किया। जब मैं सिलिकॉन वैली में एक रिसर्च इंजीनियरिंग फैसिलिटी में काम कर रहा था और वहां जाने के लिए मैं रोज ट्रैफिक में फंसा रहता और ट्रैफिक आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता था, तो मैंने सोचा कि किसी ऐसे ह्यूमन पावर्ड व्हीकल बनाने के लिए कितनी ताकत की जरूरत पड़ेगी जो शहर के माहौल में ट्रैफिक के मुताबिक आगे बढ़ सके। तो एक सीधा साधा इंसान कार को आगे कैसे बढ़ा सकता है? ये गाड़ी पुराने अंदाज की हाथ से पंप की जाने वाली रेल की पटरियों पर चलने वाली गाड़ी जैसी दिखती है, पर ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। चार्ल्स इस रोविंग एक्शन से एक क्रैंक आर्म को आगे पीछे करते हैं और फिर कार के अंदर की रोटर घुमाते हैं। फिर वो रोटर कई गियर्स से एम्पलीफाई होता है और उस मोशन से एक ऑल्टरनेटर घूमता है। उस ऑल्टरनेटर से बिजली पैदा होती है और फिर वही बिजली 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स में जाती है जो गाड़ी के पिछले पहियों के करीब लगी होती हैं। और ये इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाती है और कार को आगे की दिशा में ले जाती है। पर यकीनन लगातार पंप करते रहना काफी थकाने वाला काम होगा। उन्होंने अपनी कार की डिजाइन में बैटरी को एक हिस्से की तरह इस्तेमाल किया है। तो आप घर से निकलने से पहले बैटरी को चार्जिंग पर लगा सकते हैं और अगर आपको कहीं आराम करना हो तो पूरी तरह चार्ज्ड बैटरी से आप अपने हाथ रोक सकते हैं और बैटरी सारा काम करेगी। या जब चार्ल्स पंप कर रहे होते हैं तो कभी कभी वो ज्यादा एनर्जी भी बना लेते हैं। अगर वो किसी ढलान पर हैं तो वो पंप करके एनर्जी इकट्ठा कर सकते हैं। शायद किसी पहाड़ पर ऊपर जाते वक्त उन्हें इस अतिरिक्त एनर्जी की जरूरत पड़े। आप इस डिवाइस को किसी जिम मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मोटर बंद कीजिए और बैटरी को चार्ज करने के लिए पंपिंग मोशन करते रहिए, जो आपके अगले सफर और शरीर के लिए भी अच्छा होगा। उसके बारे में सोचकर ही मुझे काफी फिट महसूस होने लगा। पर एक मिनट, लगता है चार्ल्स स्टीयरिंग व्हील के बारे में भूल गए थे। उन्होंने इस गाड़ी में ऐसा मैकेनिकल सिस्टम लगाया है जो दाएं और बाएं तरफ झुकने पर निर्भर करता है, पर इसमें सबसे चुनौती भरा काम ये है कि अगर एक से ज्यादा यात्री हो जाएं तो उन्हें दाएं और बाएं एक साथ झुकना होगा, नहीं तो स्टीयरिंग ठीक से काम नहीं करेगा। आप वहां नहीं जा पाएंगे जहां जाना चाहते हैं। तो क्या हम सब भी भविष्य में इसी तरह पंप करके घुमा करेंगे? ये ट्रांसपोर्ट के भविष्य का हिस्सा है। ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी शारीरिक ताकत को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होंगे क्योंकि उसमें मजा आएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का एक खास क्षेत्र है और मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का भविष्य काफी उज्जवल है।
ये एक जीनियस आइडिया है। शायद लंबी दूरियों के लिए नहीं, लेकिन अगर आपको सिर्फ आसपास ही जाना है, छोटे मोटे काम करने हैं, धरती के प्रति अपना प्यार जताना है, थोड़ी कसरत करनी है, तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। मदर्स ऑफ इन्वेंशन की कड़ी अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुकी है। हम देख चुके हैं फूटते पहिए, कीड़ों का शिकार और गाड़ी को चलाने का नया अंदाज। पर नंबर 3 पर मौजूद है एक रिकॉर्ड ब्रेकर। जॉन कॉलिंस पिछले 40 सालों से कागज के हवाई जहाज बनाते आए हैं और ये रहा उनका गुप्त हथियार, प्रोफेशनल क्वार्टरबैक जो अयूब। एक होता है खिलाड़ी और एक होता है पढ़ाकू। दोनों आमतौर पर एक दूसरे से उल्टे होते हैं, पर तब क्या होता है जब वो साथ मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। चलो शुरू करो। देखो वो रहा, वो पहुंच जाएगा। जाओ और आगे जाओ, आगे बढ़ो, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। अरे पहुंच गया। ये है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 69.14 मीटर्स। वो कागज का हवाई जहाज मीलों दूर जाता है। पर इसका सारा श्रेय इनकी मजबूत बाहों को नहीं दिया जा सकता। जॉन माहिर हैं एकदम सही तरह से मोड़ने में, सावधानी से वजन करने में, और इनका एक गुप्त डिजाइन भी है। पर वो क्या है जिससे इनके प्लेन ने इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं? डिजाइन की 2 चीजें हवाई जहाज की स्टेबिलिटी को बढ़ाती हैं। सबसे पहले है ये मुश्किल कि जहाज एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़केगा, जिससे उसका लिफ्ट कम हो जाएगा, और पंखों को थोड़ा ऊपर झुकाकर आप इस मुश्किल को हल कर सकते हैं। इसे कहते हैं डाइहीड्रल। अगर जहाज के साथ कुछ इंस्टेबिलिटी होती है और प्लेन एक तरफ झुकना शुरू कर देता है, तो उस तरफ के पंख का लिफ्ट बढ़ जाता है और दूसरी तरफ का कम हो जाता है। उससे ये मुश्किल हल हो जाती है, जहाज स्टेबल रहता है और आगे बढ़ता है। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप किसी जहाज को फेंकते हैं, वो एक पैराबोलिक पाथ लेता है। सबसे ऊपर जाकर वो कुछ पल रुककर सीधे नीचे गोता लगाता है। नीचे गोता लगाते वक्त उसकी रफ्तार हर वक्त बढ़ती रहती है, और जब वो जमीन के करीब पहुंचता है, उसके पास इतनी रफ्तार आ जाती है कि वो फिर से लिफ्ट कर सके। पर मुश्किल ये है कि उसका रुख सीधा जमीन की तरफ होता है। तो जॉन ने इस मुश्किल को सुलझाने के लिए पिछले पंखों पर एलिवेटर लगा दिए हैं। ये एलिवेटर बनाते हैं एक रिएक्टिव फोर्स। ये हवा को ऊपर धकेलते हैं, जिससे पूंछ नीचे धकेली जाती है, जिससे उसकी नाक ऊपर उठ जाती है, और अब हवाई जहाज अपनी स्थिति ठीक कर लेता है और कई मीटर और सफर करता है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। और अब वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऐसे आविष्कार की तरफ जिससे दुनिया बदल सकती है। इस क्लिप में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना दिखाया गया है, जिसकी खूबसूरती उसकी सादगी में है, और इससे असली दुनिया के लोगों की जिंदगियों पर बहुत असर पड़ सकता है। मिलिए माइन कफोन से, जो मसूद हसानी के दिमाग का एक शानदार आविष्कार है। मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले मसूद एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे जिससे जमीन में छिपी माइन साफ की जा सके, उन्हें उड़ाकर। ये आज तक के सबसे बेहतरीन आविष्कारों में से एक है। तो ये रोलिंग मशीन ऐसा करती कैसे है? लैंडमाइन डिटेक्टिंग डिवाइस का ढांचा एक स्पाइकी बॉल जैसा है, इसलिए गेंद के सेंटर में एक प्लास्टिक का टुकड़ा है जिसमें एक साथ बांस के साथ कई डंडे जुड़े रहते हैं। हर बांस के डंडे के साथ जुड़ी होती है एक रबर फिटिंग और एक डिस्क। तो बाहर लगे हल्के फुल्के बांस और डिस्क की वजह से ये गेंद हवा की मदद से बहुत आसानी से और तेजी से घूमती है। अपनी कई डिस्क्स में हवा पकड़कर माइन कफोन बिना किसी पावर सोर्स के घूम सकता है। पर तब क्या होता है जब ये किसी माइन से टकराता है? इस पूरी गेंद का वजन तकरीबन किसी इंसान के वजन जितना है। सब तरफ लगी हुई डिस्क के पीछे एक छोटी सी स्प्रिंग होती है और वो बिल्कुल किसी इंसानी पैर जैसे होते हैं। जमीन पर कदम रखते हुए पैर और उसके वजन से लैंडमाइन फट सकती है। जब तक गेंद का आकार गोल रहेगा, वो अपने आप आगे लुढ़कती रहेगी। क्योंकि उसके इतने स्पोक होते हैं, वो 3 से 4 लैंडमाइन फोड़ सकती है, और फिर भी उसका आकार काफी हद तक बरकरार रहता है। ये एक प्रोटोटाइप है, पर मसूद को उम्मीद है कि वो माइन कफोन उन इलाकों में पहुंचा पाएंगे जहां ज्यादा महंगे लैंड माइन क्लियरेंस खरीदे नहीं जा सकते। इंजीनियरिंग का मतलब हाई टेक और महंगा होना नहीं है। मसूद ने एक सीधा सादा सा लो टेक डिवाइस बनाया जो उतना ही अनोखा है। अब तक हमारे इंटरनेट के सबसे अनोखे आविष्कारों की लिस्ट में हमने देखा कि कैसे क्रिएटिविटी और धीरज की मदद से मदर्स ऑफ इन्वेंशन ने मक्खियों को चपटा किया है, पालतू पक्षियों को ड्राइव करना सिखाया है और आवाज से कलाकृतियां बनाई हैं। पर सबसे पहले नंबर पर हम एक पुराने दोस्त से मुलाकात करने वाले हैं। मैं पहले भी कॉलिन को कुछ अजीबोगरीब चीजें करते देख चुका हूँ। इस बार तो उन्होंने खुद को भी पीछे छोड़ दिया है।
आपको ये याद है? ये है कॉलिन फर्थ, ब्रिटिश आविष्कारक और स्टंटमैन जो पहले हमारे एक्सपर्ट्स को अपनी घर पर बनी वॉल ऑफ डेथ से हैरत में डाल चुके हैं। पर तब से कॉलिन आराम नहीं कर रहे हैं, वो अपने नए शौक पर काम कर रहे हैं जो है जेट इंजन्स। उन्होंने बहुत छोटे पैमाने से शुरुआत की थी, पर कॉलिन की महत्वाकांक्षा ऊंची उड़ानें भर रही है। ओके, अब बनाते हैं एक विशाल पल्स जेट। जी हाँ, ये इससे भी खतरनाक चीज बना रहे हैं जो और भी ज्यादा प्रभावशाली है और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज। अब अगला काम क्या करना चाहिए? मॉम की पुरानी साइकिल पर लगा दो। पेश है जेट बाइक, एक 3 मीटर लंबी लिक्विड प्रोपेन से चलने वाली पल्स जेट इंजन पर चलने वाली एक पुरानी पुश बाइक। हम कॉलिन के शेड गए ये पता लगाने कि जेट्स और साइकिल के इस खतरनाक मिक्स के पीछे कौन सी सोच है। एक तरह से ये बेकार है, इनसे ज्यादा थ्रस्ट नहीं बनते, ये तो बस गर्म हो जाते हैं और बहुत शोर शराबा करते हैं। पर इसके बारे में ऐसा कुछ है जो बहुत ही अनोखा है। हमने बढ़िया पल्स जेट बनाया, मेरे पास एक बाइक भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए। हाँ क्यों नहीं। कॉलिन सवारी करने के लिए तैयार थे और हम में से 20 लाख लोगों ने उन्हें इंटरनेट पर तेज रफ्तार से अपनी बाइक की सवारी करते हुए देखा। मुझे यकीन है कि जिसने भी ये बाइक डिजाइन की होगी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक पल्स जेट उससे जोड़ा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया शोर है। ये वो शोर है जो लोगों को सुनाई देगा और वो मुड़कर देखेंगे कि ये क्या है, और तब आप उन्हें दिखेंगे। बहुत अजीब सी फीलिंग है। पीछे इतना शोर शराबा हो रहा होता है कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता, आप किसी से बात नहीं कर पाते और लोग इसे देखकर डर भी जाते हैं, और अगर कोई ज्यादा ही डर जाए तो मैं इसे तुरंत बंद कर देता हूँ। कॉलिन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू लेते हैं। आखिर एक पल्स जेट में ऐसा क्या है जिससे एक पुरानी पेडल बाइक इतनी रफ्तार तक पहुंच पाती है? उन्होंने बहुत ही सीधा साधा सा जेट इंजन बनाया जिसे पल्स जेट इंजन कहते हैं। ये असल में एक मुड़ी हुई ट्यूब है, इसमें एक भी मूविंग पार्ट नहीं है। तो इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले है एग्जॉस्ट जो है लंबा वाला हिस्सा, फिर है कंबस्शन चेंबर और फिर है इनटेक। फ्यूल सबसे पहले कंबस्शन चेंबर में जाता है, फिर वो एग्जॉस्ट में जाता है और वहाँ वो जलता है। जैसे ही पहले फ्यूल में आग लगती है, आपको पीछे से नारंगी लपटें निकलती हुई दिखती हैं। ये इसलिए कि पाइप में सारे फ्यूल के जलने लायक ऑक्सीजन नहीं होती। इस मुश्किल को हल करने के लिए कॉलिन एक लीफ ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। लीफ ब्लोअर का असर किसी नॉर्मल जेट इंजन में लगी टर्बाइन जैसा ही होता है। ये बहुत सारी हवा भेज सकते हैं जिससे कंबशन चेंबर में बहुत सारी ऑक्सीजन आ जाती है, जिससे फ्यूल पूरी तरह जल जाता है और बाइक को आगे धकेलता है। पर कोई लीफ ब्लोअर पकड़कर पीछे नहीं भाग रहा। आखिर ये चल क्या रहा है? जब भी फ्यूल जलता है वो बहुत जल्दी फैलता है, पर पूरी तरह जलने के बाद वो कंबशन चेंबर में कम दबाव बनाता है। इसका मतलब एयर इनलेट से निकली हवा अंदर खींच ली जाएगी और थ्रॉटल कंट्रोल से गैस अंदर जाएगी, और एग्जॉस्ट पाइप भी हवा अंदर खींच लेगा। चूंकि एग्जॉस्ट पाइप थोड़ा लंबा है, कुछ गर्म कंबस्टेड गैसें उस पाइप में फंसी रहती हैं, तो जब वो लौटती हैं तो तब भी थोड़ी गर्म रहती है, और इस तरह वो एक दूसरे में आग लगाती हैं और फिर मिलती हैं एक कंटिन्यूस रोलिंग कंबस्टन, जिससे जेट को उसका थ्रस्ट मिलता है। इसमें 1 सेकंड में 250 विस्फोट होते हैं और वो जोरदार धमाके होते हैं। तो ये शोर करता है, ताकतवर है और बहुत ही कूल है। इस चीज की पहचान है इसका शोर और इसकी गर्मी, और ये बहुत ही मजेदार है। वैसे आम जिंदगी में तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन यही इसकी खासियत है। कॉलिन नंबर 1 पर है क्योंकि उनके पास इसे बनाने का पागलपन और हुनर दोनों है, जो अपने स्टंट्स करने की हिम्मत रखते हैं। पिछली सीरीज में वॉल ऑफ डेथ के साथ कॉलिन का प्रदर्शन बेहतरीन था, पर इससे तो उन्होंने खुद को भी पीछे छोड़ दिया। तो उसे बनाने के लिए, सवारी करने के लिए और इस कोशिश में जान न खोने के लिए कॉलिन है हमारे नंबर 1 मदर ऑफ इन्वेंशन। हे, मुझे नंबर 1 बनाने के लिए शुक्रिया। लगता है अगली बार मुझे ट्रॉफी कैबिनेट बनाना चाहिए, ना कि ऐसी बेकार चीज। हाँ, ये काफी खुश लग रहे हैं, तो अगली बार फिर मिलेंगे। यू हैव बीन वॉन्ट बार।